आज डिस्कशन करना है फिबोनाची सीरीज़ के बारे में, जिसको कि हमारे एक इटालियन मैथमेटिशियन ने दिया था। और इसमें पहला रूल है कि जो फर्स्ट टू टर्म्स है वो है 0 और 1। बाकी जितने भी टर्म्स हम निकालेंगे वो प्रीवियस टू टर्म्स के एडिशन से निकलेंगे। अब हमें सीरीज़ तो पता चल गई, लेकिन सीरीज़ को प्रोग्राम कैसे किया जाए। तो जो हमें रूल्स दिए गए उसी के बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हमें यहाँ पे मानना होगा कि हमें n नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट करवानी है, क्योंकि एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो हमें यूजर से पूछना पड़ेगा कि कितनी टर्म्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे n इक्वल टू 7 है। तो ये रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ टर्म्स की कितने प्रिंट्स करनी है टर्म। अब हम एक वेरिएबल a ले लेते हैं और पहली वैल्यू को हम a मान लेंगे। हालांकि आप f0 f1 जो भी मानना चाहे मान सकते हैं। तो मैं इसे a मान रहा हूँ, इसे b मान रहा हूँ। अब डेफिनेशन का रूल 2 कह रहा है कि रूल 2 के हिसाब से हमें अगली टर्म मिलेगी दो टर्म्स के एडिशन से, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करने पर हमें एक नई वैल्यू मिल जाएगी c। अब अगर हमें सीरीज प्रिंट नहीं करनी तो हम प्रोग्राम को यही रोक सकते थे, लेकिन हमें सीरीज प्रिंट करनी है। अगर मैं सक्सेसिव टर्म को c कह रहा हूं तो हमेशा दो पिछली टर्म्स का एडिशन होगा। तो कुछ ना कुछ करके इसको a बनाना पड़ेगा और इससे क्या बनाना पड़ेगा b, तभी तो ये टर्म निकलेगी। ऐसे अगर मुझे ये टर्म निकाली तो इसको मानना पड़ेगा c, इसको मानना पड़ेगा b और इसको मानना पड़ेगा a। जिस कारण से हम करेंगे क्या कि पहले तो फर्स्ट टर्म को प्रिंट करवा देंगे, फिर हम c कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें सक्सेसिव टर्म को कैलकुलेट करना है। फिर हमें बस क्या करना होगा, हमें असाइन करना होगा, क्योंकि अब इस b का तो कोई यूज नहीं है। तो हमने क्या कहा, b से क्या अब क्या बन जाए नए a। तो जो थोड़ी देर पहले b था वो क्या बन गया a। ऐसे ही जो थोड़ी देर पहले तक c था वो क्या बन गया b। एडवांटेज क्या होगा कि जब लूप चलेगा तो नेक्स्ट टर्म के लिए ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b, तो ये क्या निकलेगा c। अब जैसे ये टर्म निकल गई तो फिर से असाइनमेंट होगा कि जो b था वो a बन जाएगा और जो c था वो क्या बन जाएगा b। अब इसी फिगर के बेसिस पे हमने यहाँ पे एल्गो लिखा था। अगर आप एल्गो को फोकस करें तो पहले हमने यूजर से अज्यूम कर लिया कि भाई a और b दो वेरिएबल्स अवेलेबल है। हमने नंबर ऑफ टर्म्स पूछी, लूप हम सभी को आता है, हमने 1 से लेके n तक लूप परफॉर्म किया, करंट वैल्यू प्रिंट कर दी, साथ साथ सक्सेसिव टर्म भी कैलकुलेट कर ली, क्योंकि करंट वैल्यू भी प्रिंट करनी है, सक्सेस वैल्यू भी कंप्यूट करनी है। अब क्योंकि सक्सेसिव वैल्यू निकल गई तो सबसे इंटरेस्टिंग क्या था कि b को बनाना था a और c को क्या बनाना था b। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम आने वाली टर्म्स को कंप्यूट नहीं कर पाते। अब एक बार हमें लॉजिक समझ में आ जाए तो प्रोग्रामिंग करना हमेशा आसान होता है। तो हमें पता चल गया कि वेरिएबल्स में क्या क्या चाहिए, a b c i और n। तो हमेशा की तरफ ये कहलाएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। फिर हमें यूजर से पूछना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स टू प्रिंट, जो कि हमने एक वेरिएबल n में इनपुट करवा लिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि रूल 1 कहता है कि दो वैल्यू फिक्स्ड हैं, a0 b1। अब हमें लूप परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, डू वाइल भी यूज कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर लूप पसंद करूंगा, क्योंकि फॉर लूप की विशेषता है कि फॉर लूप में इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और काउंटर हम साथ में दे सकते हैं। आप चाहे तो घर में से वाइल लूप से भी ट्राई कीजिएगा और डू वाइल से भी ट्राई कीजिएगा। अब हमें प्रिंट करना है करंट टर्म, तो परसेंटेज ऑफ थोड़ा सा गैप। तो गैप के हमने आपको सिखा दे दो तरीके, या तो हम यहाँ पे विड्थ दे दें या फिर क्या यूज़ करें, स्लैश टी का यूज़ करें। तो मैं स्लैश टी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ।
और हमें प्रिंट करना है ए को। अब हमें बी की को ए को असाइन करना है और बी में असाइन करना है सी की वैल्यू को। हमेशा की तरह रिटर्न 0 हम प्रोग्राम को यहाँ पे ओवर कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हम चाहें तो मेन फंक्शन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम ट्राई करना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। हमेशा इस तरह से कंपाइल किया जाए और इसे रन किया जाए तो मुझसे नंबर ऑफ टर्न्स पूछ जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने 7 प्लान किया था वहां पे फिगर में, लेकिन सही आंसर नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे एक गलती की है, एक फॉर्मूला भूल गए। तो अच्छा वो मुझसे गलती हुई, आपको एक आइडिया लग गया कि ये फॉर्मूला क्यों रिक्वायर्ड था हमारे एल्गो में, क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है। क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा नहीं किया तो गार्बेज वैल्यू असाइन हो गई, क्योंकि बी की वैल्यू में हमने सी असाइन किया है जबकि सी की वैल्यू अननोन है। तो क्योंकि अननोन को हमने असाइन कर दिया बी में, तो इस कारण से हमारा जो आंसर था वो गार्बेज आ रहा था। इसे फिर से कंपाइल किया जाए और फिर रन किया जाए। हमने कहा 7 टर्म्स, तो आप देख सकते हैं अब ये 7 टर्म्स ही आ रही हैं। अब अगर हम 100 टर्म्स भी कहते तो शायद 100 टर्म्स भी निकल सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं रेंज का प्रॉब्लम, इंटीजर की रेंज होती है 2147 483 647 तक, और जैसे हमारी वो रेंज क्रॉस हो गई तो यहाँ आके वैल्यूज क्या हो गई, नेगेटिव, क्योंकि पिछले 2 टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एडिशन बढ़ता जाएगा, तो वैल्यूज का जो एडिशन है वो क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि रेंज से हम बाहर चले गए। हाँ, अगर आप डबल डेटा टाइप यूज करते तो और बेहतर आप कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए मैं इसे डबल डेटा टाइप कर देता हूँ, डबल डेटा टाइप, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डबल डेटा टाइप की रेंज ज़्यादा है। तो 3 वेरिएबल चेंज रहेंगे, डबल ए बी सी, बाकी आई और एन को हम इंटीजर रहने देंगे। और अब यहाँ पे %d यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा %.0 LF। 0.0 मीन्स हम डेसिमल प्लेस नहीं डिस्प्ले करना चाहेंगे, और LF हम किसके लिए यूज करते हैं, डबल डेटा टाइप के लिए। कंपाइल और ये सिचुएशन इंटरव्यू में भी बनेगी कि हमने फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बिल्कुल सही बनाया, लेकिन इंटरव्यू ने डायरेक्टली 100 इनपुट किया और नेगेटिव में आंसर आना शुरू हो गया। तो वो हमें कहेंगे कि भाई आप इस कोड को इम्प्रूव करें जिससे वो 100 टाइम्स पे भी प्रॉपर्ली वर्क करे। आप देख सकते हैं अब हमने क्योंकि डेटा टाइप बढ़ा दिया तो बड़ी वैल्यूज को भी वो सपोर्ट कर पा रहा है। हाँ, हालांकि हम जानते हैं कि डबल भी कभी न कभी फेल होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू इंटीजर डबल की रेंज बहुत ज़्यादा है।
अब क्योंकि डबल की रेंज बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट इंटरव्यू ने जो 100 इनपुट किया वो प्रॉपरली वर्क कर जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो इम्प्रूवमेंट किए थे। पहला हमने इम्प्रूवमेंट किया कि यहाँ पे हमने इंटीजर की जगह डबल डेटा टाइप कर दिया। तो आप लोग पहले इंटीजर डेटा टाइप के साथ ट्राई करेंगे, फिर डबल डेटा टाइप के साथ वर्क करेंगे, जिससे लार्ज वैल्यू ऑफ एन के लिए भी प्रोग्राम वर्क करे। अब यही ऑपरेशन हम घर में वाइल और डू वाइल से भी परफॉर्म कर सकते हैं। जिससे हमने डिज़ाइन किया फिबोनाची सीरीज, उसी का ही जनरलाइज फॉर्म में ट्रिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में दो टर्म फिक्स्ड थी, जैसे कि हमने रूल में देखा था कि दो टर्म फिक्स्ड हैं, 0 और 1, और बाकी टर्म्स निकलते दो टर्म्स के प्रीवियस टू टर्म्स के एडिशन से। सेम वैसे ही ट्रिबोनाची सीरीज में यहाँ पे फर्स्ट 3 वैल्यूज फिक्स्ड है। पहली वैल्यू 1, सेकंड वैल्यू भी 1 और थर्ड वैल्यू 2। बाकी जितने भी टर्म्स हम निकालेंगे वो प्रीवियस 3 टर्म्स का एडिशन होगा। तो जैसे पहली टर्म हो गई 1, अगली टर्म हो गई 1 और ये 2। अब इन तीनों का सम आएगा 4, इन तीनों का सम आएगा 7, इन तीनों का सम आएगा 13, 24 और 44। तो इससे ये सीरीज बन जाएगी। दोस्तों अभी हमने ये प्रोग्राम बना लिया, लेकिन हम चाहे तो इस प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आपको कैंपस क्वेश्चंस दिए थे तो मैंने आपसे कहा था मल्टीपल इनिशियल वैल्यूज एंड काउंटर्स इन फॉर लूप अलाउड। यानी हम चाहे तो मल्टीपल काउंटर्स भी लगा सकते हैं और मल्टीपल इनिशियल वैल्यूज भी लगा सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इनको मैं यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे 3 सेक्शन है, सेमीकोलन से पहचान होती है। ये जो सेक्शन है इनिशियल वैल्यू का सेक्शन है, जो मिडिल सेक्शन है वो कंडीशन का सेक्शन है, और जो अंतिम सेक्शन है वो काउंटर का है। कंडीशन पे मल्टीपल दे सकते हैं यूजिंग लॉजिकल एंड या लॉजिकल और, लेकिन यहाँ पे मैं क्योंकि मल्टीपल कंडीशन की जरूरत नहीं, इससे कंडीशन हम एक ही छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमने ए और बी को मिटा के यहाँ रख दिया। लेकिन अब हम जानते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शंस बढ़ गए, जबकि सेक्शन यहाँ पे 3 ही होते हैं। तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। हमने लास्ट टाइम कॉमा ऑपरेटर पढ़ा था, A0 B1 I1। तो जहाँ तक कॉमा लगाए दोस्तों ये पूरा इनिशियल सेक्शन कहलाएगा। इनिशियल सेक्शन का मतलब जो बस फर्स्ट टाइम चलेगा। तो फर्स्ट टाइम A क्या हो जाएगा 0, B क्या हो जाएगा 1 और I हो जाएगा 1। तो कंक्लूजन निकला कि इनिशियल सेक्शन बस एक ही बार चलता है, कंडीशन हर बार चेक होती है, काउंटर हर बार चलता है। तो हम जानते कि यहाँ पे काउंटर में क्या लिखा है आई प्लस प्लस, लेकिन क्यों ना हम इस प्रिंटफ को यहाँ से उठा के यहाँ रख दें। तो हम सिस्टम से करें भाई सिस्टम काउंटर आप बाद में बढ़ाना, पहले तो आप ए को प्रिंट करना। अच्छा, फिर सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको भी उठा के यहाँ रख दें, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर तो हम पढ़ ही चुके। फिर सोचा कि क्यों ना हम इसको उठा के भी यहाँ रख दें, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जितने चाहे उतने हम कॉमा लगा सकते हैं। और फिर सोचा कि क्यों ना हम इसको भी उठा के कहाँ रख दें, यहाँ रख दें। भाई सेमीकोलन तो तब लगता है जब स्टेटमेंट का एंड हो रहा हो, ये स्टेटमेंट का एंड तो ना है, इस कारण से यहाँ पे पूरे के पूरे सेमीकोलन हट जाएंगे। अब ये एम्प्टी लूप छूट गया, दिस लूप इज एम्प्टी। तो भाई इस लूप को भी क्यों रखें, हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं सेमीकोलन। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सिस्टम से कह सकते हैं कि भाई सिस्टम अभी लूप भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्यों ना इसकी नंबरिंग की जाए कि कैसे ये वर्क करेगा। थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट है, हालांकि एक ही लाइन में इसको हमें पढ़ना है। फोन कम कर दीजिए इसकी, पहले तो 20 कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। अब देखिए कैसे वर्क करेगा, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं वर्क करेगा। जैसा कि टीचर ने कहा कि जो पहला सेमीकोलन है उसके आगे तक जो भी है वो इनिशियल वैल्यू है, सेकंड जो सेमीकोलन है उसके आगे तक जो भी है वो कंडीशन है, और ये अंत में क्या है काउंटर।
तो ये इनिशियल वैल्यू वाला पार्ट, जिसको हमने लूप के पहले दिन ए लिखा था। जो सेकंड सेक्शन है ये काउंटर कंडीशन का सेक्शन है, और हर सेक्शन की पहचान क्या है कि उसमें क्या लगता है, सेमीकोलन। और जो अंतिम सेक्शन है वो किसका है, काउंटर का। अब इनिशियल सेक्शन की खासियत क्या है कि बस एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट ओनली वंस। व्हेन लूप स्टार्ट्स, तो हमने कंप्यूटर से कहा कि कंप्यूटर भैया जब लूप स्टार्ट हो तो आप ए को 0 मानो, बी को 1 मानो, और आई को भी क्या मानो, 1। अच्छा, फिर कंप्यूटर जाते हैं कंडीशन सेक्शन में। अब हम मान के चले कि हमने n इक्वल टू 5 दिया हुआ था फॉर एग्जाम्पल, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि आई कितना है, 1, ये 1 है और ये 0 है। अब क्योंकि कंडीशन ट्रू गई तो प्रिंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अच्छा अब यहाँ पे वो काउंटर में आ जाएगा, तो क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा ए, और ए की समय वैल्यू क्या है, 0। और फिर हम कंप्यूटर से करें ये चेन बन जाए, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म हो, फिर उसके बाद चेन बन जाए, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो, क्या, नेक्स्ट टर्म। तो ये करंट टर्म थी, नेक्स्ट टर्म थी, अब हम सिस्टम से करें कि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो टेक्निकली जो सीक्वेंस हमारे सीक्वेंशियल प्रोग्राम में था वही सीक्वेंस यहां पे भी है, बस अंतर है कि अब हमने उनको कॉमा ऑपरेटर की मदद से सॉल्व किया हुआ है। कॉमा ऑपरेटर, अगर ये कॉमा ऑपरेटर नहीं होता तो ये काम हम नहीं कर पाते। अब लास्ट में सेमीकोलन क्यों, हमने पढ़ा था कि सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। हम सिस्टम को बता रहे हैं कि फॉर लूप यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया। हालांकि हम चाहते तो हम यहाँ पे एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लगा सकते थे, लेकिन जब हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करा तो एम्प्टी प्रॉपर्टी क्यों बनाए। हम सिस्टम से सिंपली क्या कहें, द स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड। तो अब हमें चेक करना होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो वर्क करेगा या नहीं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, और अभी तक कंपाइल में कोई दिक्कत नहीं आई, अब इसे रन कर लेते हैं। हमने नंबर ऑफ टर्म्स 10 कही, और आप देख सकते हैं हमें 7 टर्म्स तक मिला था, ये 8। अब 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 becomes 34। तो 3 टर्म्स और एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गई। तो कंक्लूजन निकला कि इस प्रोग्राम को हम एक सिंगल लाइन में भी कंप्लीट कर सकते थे, बस शर्त है कि आपको क्या आना चाहिए था, कॉमा ऑपरेटर, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर की मदद से हमने मल्टीपल इनिशियल वैल्यूज और मल्टीपल काउंटर्स भी बनाती हैं। अब हम डिस्कशन करना चाहेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप का मतलब क्या है, यूजिंग अ लूप विद इन और इनसाइड अनदर लूप। एग्जाम्पल, हम मान के चलते कि एग्जाम्पल मीन के अंदर ही है। हमने कहा फॉर इंटीजर i = 1, i <= 5, i++। हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम आप i को 1 से लेके 5 तक मूव करें। हम यहाँ पे i की को प्रिंट करना चाहेंगे, i = %d। हालांकि ये मैं एरो बना रहा हूँ, नॉट कंपल्सरी कि मैं एरो बनाए, और हम i की प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पे मैं एक और लूप परफॉर्म कर रहा हूँ, फॉर
इंटीजर j इक्वल टू 1 से लेके j लेस इक्वल टू 5, और जिनमें कि हम 5 तक ही परफॉर्म करें, हम n तक भी परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं %d और फिर थोड़ा सा स्पेस और फिर j को प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम लाइन चेंज करना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि लाइन चेंज करने के लिए क्या यूज होता है, स्लैश इन, न्यू लाइन टू चेंज लाइन। अब ये कहलाता है आउटर लूप और ये कहलाता है इनर लूप। हमने यहाँ पे आई को 1 से लेके 5 तक चलने के लिए कहा है, तो टेक्निकली लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो टेक्निकली यहाँ पे आई को चलना है 5 टाइम्स, लेकिन जब आई की लूप 1 होगी तो हमने जे का लूप भी शुरू किया, और जे के लूप को भी कितनी बार चलना है, 5 टाइम्स। तो आई 1 था लेकिन जे 5 टाइम्स चला। नेक्स्ट टाइम आई 2 हो जाएगा क्योंकि आई को 5 तक जाना है, लेकिन फिर से जे को चलना पड़ेगा 5 टाइम्स, तो टोटल होगा 10 टाइम्स। नेक्स्ट टाइम आई हो जाएगा 3, लेकिन जे फिर से 5 टाइम्स चलेगा, तो हो गया 15 टाइम्स। नेक्स्ट टाइम आई हो जाएगा 4, लेकिन जे फिर से 5 टाइम्स चलेगा, तो क्या हो जाएगा 20 टाइम्स। और नेक्स्ट टाइम आई हो जाएगा 5, लेकिन फिर से जे को चलना पड़ेगा 5 टाइम्स, हो जाएगा 25 टाइम्स। तो कंक्लूजन निकला कि 5 इंटू 5 25 टाइम्स से लूप चला। तो टेक्निकली ये लूप कितनी टाइम्स चला, n क्रॉस m, मीन्स आउटर लूप एग्जीक्यूट वंस एंड देन इनर लूप एग्जीक्यूट्स फुल्ली। जिससे हमारी घड़ी में होता है सेकेंड्स पूरे 60 घूमते, फिर 1 मिनट घूमता है, फिर सेकेंड्स पूरे 60 घूमते हैं, फिर मिनट 1 घूमता है। और ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। लेट m इक्वल टू n, then CQ1 becomes तो n स्क्वायर, n इंटू n। मेरे पास स्क्वायर लिखना संभव नहीं, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, n इंटू n। अब क्यों ना इस प्रोग्राम को हम ट्राई करें कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। कंपाइल एंड देन रन। तो देखिए जैसे हमने आपको समझाया वैसे हुआ कि पहली बार आई 1 था, लेकिन जे कहां से कहां तक चला, 1 से लेके 5 तक। फिर आई 2 हो गया, और फिर जे कहां से कहां तक गया, 1 से लेके 5 तक। और ऐसा सिलसिला कब तक चलता रहा, जब तक कि आई 5 हो गया और 1 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट हुआ। तो आने वाले क्लासेस में जितने भी हम एग्जाम्पल्स बनाएंगे वो इसी प्रोग्राम का एक वेरिएंट होगा। जैसे दोस्तों मैं छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ में %d नहीं, यहाँ पे मैं %c लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मुस्कुराता हुआ चेहरा लिखना चाहूँगा, क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 2 मुस्कुराते हुए चेहरे का ASCII कोड है। तो जब आई 1 था तो 5 मुस्कुराते हुए चेहरे आ गए, फिर जब 2 था तो फिर मुस्कुराते हुए चेहरे आ गए। अब हम जानते हैं कि ASCII कोड तो 1 से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आई का ASCII कोड प्रिंट करूँ। तो पहली बार आई किया 1, तो 1 का ASCII कैरेक्टर प्रिंट होगा। फिर आई की क्या रहेगी 2, तो 2 का ASCII कैरेक्टर, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब देखिए क्या प्रिंट होता है।
कंपाइल और रन। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि वन पे भी मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, लेकिन ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा है। नेक्स्ट टाइम जे चला तो 5 टाइम्स, लेकिन जे नहीं आई प्रिंट हुआ, तो आई की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 पे ये वाला चेहरा है दोस्तों। अब 3 पे क्या है, हमारे ताश की गड्डी का हार्ट। 4 पे क्या है, इसे शायद क्लब कहते हैं शायद इंग्लिश में, डायमंड है ये तो शायद, ये डायमंड है, ये क्लब है। काश में आई का लूप 6 तक चलाता तो हमारे ताश के पत्ते का एक और सिंबल प्रिंट हो जाता। तो कभी कभी कैंपस में पूछा जाता है कि ताश के पत्तों का जो आस्की कोड है वो क्या है। तो ये हार्ट हो गया, इसका आस्की वैल्यू 3 है, डायमंड का 4, क्लब का 5 और स्पेड का कितना है 6। और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपको मेरे चैनल पे भी देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जितने भी वीडियोस में ये कॉमन रहता है youtube.be, बस आपको ये कोड टाइप करना होता है। तो क्यों ना मैं इसको स्टार 2 मार्क कर दूं, क्योंकि स्टार हम आज ऊपर लिख चुके हैं। तो इन प्लेस ऑफ स्टार 2 वी कैन ट्राई, क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। पहला तो हमने क्या सीखा, printf %c, j डिस्प्लेस स्माइली कैरेक्टर, स्माइली फेस, ASCII कैरेक्टर ऑफ 2। शायद मैं यहाँ पे 2 लिखा था, एक्चुअली 2 लिखा था पहले मैंने यहाँ पे, ASCII कैरेक्टर ऑफ 2। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे क्या ट्राई किया था, printf %c, i। तो ये क्या शो करेगा, पहले i1 होगा तो ब्लैक स्माइली, फिर 2 हो जाएगी तो वाइट वाला स्माइल। अब 3 हो गया तो 3 पे में क्या दिखा था, शायद हार्ट दिखा था, इस हिस्से में दिखता जाएगा। ऐसे हम चाहे तो घर में printf %c, j कर सकते हैं, तो j की वैल्यूज प्रिंट होगी। ऐसे में ASCII कोड स्प्रेड, तो printf %c और मैं लिख रहा हूँ 64 + j। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम जानते हैं कि कैप्ले का ASCII वैल्यू क्या है 65। अब 65 में मैं j ऐड करूँ तो j पहली बार क्या है 1। तो क्यों ना ट्राई किया जाए। ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोगों को कॉलेज में असाइनमेंट मिलता भी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कर दिया 64 + j। तो j की एक्चुअल वैल्यू क्या थी 1 2 3 4 5। अब 1 + 64, 2 + 64, 3 + 64 हो जाएगा। देखिए कैसा आउटपुट आता है, कंपाइल देन रन। तो जो प्रोग्राम 1 2 3 4 5 के लिए वर्क कर रहा था, वही प्रोग्राम किसमें कन्वर्ट हो गया, ABCD। और ये प्रोग्राम केवल वही बना सकता है जिससे क्या आता है, वो ASCII कोड्स। अब हम चाहे तो कोई डायरेक्टली सिंबल भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्टार देते तो स्टार सिंबल प्रिंट होगा। हम चाहे तो i × j भी लिख सकते हैं, तो वैल्यूज का मल्टीपल प्रिंट होगा, 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3। हमने कुछ दिन पहले विड्थ का कंसेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम चाहे तो विड्थ का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने विड्थ 3 रखी है, आप चाहे तो बढ़ा के भी रख सकते हैं। हमने पता कि माइनस का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, तो वही विड्थ रहेगी, लेकिन अलाइनमेंट क्या रहेगी, लेफ्ट रहेगी। हमें डिस्कशन करना है कैंपस क्वेश्चन का, जो हमने ++ के बेसिस पे दिया था। देखिए कैसे वर्क करता है। देखिए प्री के रूल्स तो बहुत आसान है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों प्लस प्री हैं, ये भी प्री है और ये भी प्री है, और बाद में बचा एक्सप्रेशन। तो आपको मैंने समझाया था कि आप कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आप मान के चलेंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स नहीं है। तो प्री का मतलब भी पहले उन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 प्री हैं, पहला और दूसरा।
तो सिस्टम क्या पड़ेगा, a इक्वल टू ए प्लस वन, पहले की कारण, ठीक है। ऐसे फिर से पड़ेगा a इक्वल टू ए प्लस वन, दूसरे के कारण। अब बचा एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन को सबसे लास्ट में चांस मिलेगा, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू ए प्लस ए। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, क्यों? क्योंकि मेमोरी में a की ओरिजिनल वैल्यू 5 है, लेकिन जैसे ही लाइन चली तो बढ़ की वैल्यू क्या हो गई, 6। अब a की नई वैल्यू क्या है, 6, उसमें फिर से प्लस प्लस परफॉर्म हुआ, और क्योंकि फिर से प्लस प्लस परफॉर्म हो तो अब ये वाली वैल्यू भी नहीं रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी, 7। तो जब दो बार इंक्रीमेंट हो तो वैल्यू क्या हो गई, 7। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या आंसर होगा, 7 प्लस 7 यानी कितना दोस्तों, 14। जिस कारण से C का आंसर हमें क्या मिलेगा, 14। तो C 14 था दोस्तों। अब देखिए पोस्ट कैसे वर्क करता है। सबसे पहले यहां पे वो देखेगा पोस्ट है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, तो वैल्यू क्या है अभी b की 5। लेकिन अगले एक्सप्रेशन से जानने से पहले इंक्रीमेंट भी कर देगा, क्योंकि प्लस प्लस बचा हुआ था। अब क्योंकि प्लस प्लस बचा हुआ था तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। जिस कारण से 5 प्लस 6 कितना आएगा, 11। जिस कारण से डी में आंसर क्या आया था फ्रेंड्स, डी में 11 आया था। अच्छा हाँ, एक इंक्रीमेंट और बचा हुआ है। अब क्योंकि एक इंक्रीमेंट और बचा हुआ है तो टेक्निकली b कितना हो जाएगा, 7। क्योंकि इसमें भी इंक्रीमेंट 2 है, लेकिन पोस्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या कैसा रहता है, पोस्ट को सॉल्व करने का तरीका कि पहले आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो हमारी वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू 5 थी मेमोरी में। अगर हम यहाँ पे b भी कहीं लिख दें तो आसान रहेगा, ये b है, b की ओरिजिनल वैल्यू 5 है। अब क्योंकि पोस्ट है तो बाद में वैल्यू उसकी इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट होगी, पहले एक्सप्रेशन में पुट हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन में 5 पुट हो गया। हालांकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन राइट टू लेफ्ट रहता है ना, ये राइट टू लेफ्ट रहते हैं दोस्तों। आपको मैं समझाने के लिए लेफ्ट से लिख रहा हूँ, तो पहले इसको हम देखें। सिस्टम पहले इसको देखेगा, तो वैल्यू क्या पुट करेगा, 5, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। फिर प्लस का साइन लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि पोस्ट है तो इंक्रीमेंट तो उसको होना ही है, अब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी प्लस प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि प्लस प्लस हुआ तो वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 6। इस कारण से यहाँ पे फिर से b पुट होगा, तो b की वैल्यू क्या पुट होगी, 6। हालांकि अभी एक इंक्रीमेंट और बचा हुआ है, लेकिन हम जानते कि हमने d में क्या असाइन किया है, हमने d में असाइन किया ये वाली वैल्यू, तो d में क्या आ जाएगा, d में आ जाएगा 11। और अंत में हमें b की वैल्यू मिलेगी, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, इंक्रीज होके। इस कारण से b की वैल्यू में हमें क्या मिलेगी, 7। तो सिंपल शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी बार हमारे वेरिएबल पे प्लस प्लस अप्लाई होता है उतनी बार वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। यानी कंक्लूजन निकला कि b की वैल्यू 7 क्यों हुई, क्योंकि b पे 2 बार प्लस प्लस था। ऐसे a 7 क्यों हुआ, क्योंकि a पे भी क्या अप्लाई हुआ, 2 बार प्लस प्लस। अच्छा, आंसर किसका डिफरेंस है, जिसमें असाइन की गई वैल्यू। अब c में 14 क्यों आया, क्योंकि पूरा इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू हमें मिली, जबकि हमें d में आंसर डिफरेंट क्यों मिला, क्योंकि पहले उसने वैल्यू पुट की, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर वैल्यू पुट की, फिर इंक्रीमेंट किया। अच्छा, काश अगर ये इक्वेशन ऐसी होती, ये इक्वेशन होती d इक्वल टू b प्लस 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 b प्लस 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 b प्लस प्लस। तो अगर हम सही सोच रहे हैं तो 5 प्लस 6 प्लस 7, 5 प्लस 6 प्लस 7 18। तो चेक करें कि क्या हम सही सोच रहे हैं। यहाँ पे एक और प्लस प्लस लगा देते हैं, लेकिन क्योंकि b में 3 बार प्लस प्लस किया हुआ तो टेक्निकली b कितना हो जाएगा, 8। तो अगर हम सही सोच रहे तो आंसर सही आना चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें मिल रहा है a7
बी 8 और सी 14 और डी कितना 8। और जितने भी मैंने क्वेश्चन अपने दोस्तों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के दिए सभी में यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि अगर प्री है तो पहले पूरी प्री सॉल्व करके फिर अंत में इक्वेशन को देखो, लेकिन अगर वो पोस्ट है तो पहले करंट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, इंक्रीमेंट करो और फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में उससे वैल्यू पुट कीजिए।